Bismillahirrahmanirrahim. I hope that you all are doing well. We are moving towards our final stages of selection process in ISSB, the test that are three-dimensional test, psychologist, DIPTI, and interview, DIPTI and GTO. So we have discussed each and every topic, I think, Alhamdulillah, and I hope कि आप लोगों को कुछ उसमें से समझ भी आया होगा. आज हम फाइनल स्टेजेस की तरफ हैं. जो तीन डायमेंशनल टेस्ट है उनमें से जो आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरव्यू. आपने अगर गौर करें पूरे आईएसएसबी के जो 4 दिन हैं या 5 दिन आप इनको कंसिडर करते हैं, उन 4 या 5 दिनों के अंदर डिफरेंट किस्म से आपसे टेस्ट लिए गए हैं और वो टेस्ट जो हैं वो तीन लोग उनको असेस करते हैं. तीन किस्म के डिपार्टमेंट समझ लें, तीन किस्म की कैटेगरी समझ लें, आप जो भी तीन किस्म की टाइप समझ लें, आप जो भी उनको नाम देना चाहें, तीन डिफरेंट उनकी एवेल्युएशंस होती हैं. एक एवेल्युएशन है साइकोलॉजिस्ट पार्ट के साथ लिंक है. साइकोलॉजिस्ट सारे का सारा टेस्ट आपसे रिटन फॉर्म में लेता है और ये तकरीबन एक दिन का टेस्ट है. जो साइकोलॉजिस्ट का पूरा टेस्ट है वो तकरीबन एक दिन का है. ऑलमोस्ट एक दिन हो जाता है. आप उसको बेशक 4-5 घंटे समझें, लेकिन वो जितनी आपसे एफर्ट्स करवाते हैं आप उनको एक दिन ही कंसिडर करें. फिर उसके बाद जीटीओ है. जीटीओ के आपके साथ तकरीबन 2 दिन आपके साथ रहेगा और 2 दिन आपसे टेस्टिंग करवाएगा. वो टेस्ट मेनली फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं. कुछ आपसे परफॉर्मेंस करवाई जाती हैं वर्बल, और कुछ आपसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आपके एनालिटिकल स्किल्स और मैथमेटिक्स और इस तरह की चीज़ें आपकी जो है पर्सनालिटी से वो असेस करते हैं. और फिर फाइनल में आता है इंटरव्यू. और इंटरव्यू आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट लेगा और ये तकरीबन ऑन एवरेज आप इसको समझ लें 25 मिनट या 30 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा. एवरेज की बात करो, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. तो अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा टाइम 2 दिन लिए जीटीओ ने, एक दिन पूरे का पूरा लिया साइकोलॉजिस्ट ने, और डिप्टी प्रेसिडेंट सिर्फ आपसे 30 मिनट आपके लेगा. लेकिन तीनों अलग अलग वोट हैं. एक वोट डिप्टी प्रेसिडेंट का, एक वोट साइकोलॉजिस्ट का, एक वोट जीटीओ का. आपने तीन में से मिनिमम 2 वोट लेने होते हैं. और अब आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी एफर्ट्स करते हैं. सबसे आसान आपको जो समझ आ रही है सामने चीज़ें, वो आसान है इंटरव्यू. इसलिए आसान है, होता तो खैर टफ है. इट्स नॉट एन इजी थिंग, बट आसान इस सेंस में कह रहा हूँ कि सिर्फ आपने 30 मिनट अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और आपका एक वोट पक्का हो जाएगा. ठीक है. आपने अगर इसकी प्रिपरेशन की है तो सिर्फ 30 मिनट आपने अच्छा परफॉर्म करना है और उसके बाद आपका एक वोट पक्का हो जाएगा. बजाय इसके कि आप पूरा दिन मेहनत करें और साइकोलॉजिस्ट का वोट दें, 2 दिन मेहनत करें और जीटीओ का वोट लें. यहाँ पे आपने 30 मिनट मेहनत करनी है और आपने अपना वोट जो है वो लेना है. अब जी कायनात क्या कहना चाह रही है? सर साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू नहीं होता? साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू पहले होता था, अब जो है वो रेयर है. अब वो चाहे तो इंटरव्यू ले लेता है किसी चीज़ में उसको कंफ्यूजन हो, और नॉर्मली वो नहीं लेता. ठीक है. लेकिन जो लड़कियों का जो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जो 14 के बाद 16 के बाद जा रहे हैं शॉर्ट कोर्सेज वगैरह के लिए, सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, उनका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है कि होगा. ठीक है. तो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है. लेकिन साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू टेक्निकल नहीं होता. आप जाएंगे, बैठेंगे, आपसे आपके बारे में पूछेगा, जी कितने बहन भाई हैं, अच्छा मैं ये काम करती हूँ, अच्छा ये काम करती हैं, बड़ी अच्छी बात है. अब्बू क्या काम करते हैं? अब्बू ये बात काम करते हैं. ओके दैट्स फाइन. अच्छा फारिग वक्त में आप क्या करती हैं? मैं फ्री होकर ये काम करती हूँ. बस इतना सी बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे थैंक यू सो मच. आपको पता भी नहीं चलेगा व्हाट दे आर असेसिंग, और आपको फीलिंग आएगी कि यार मेरे तो सारे के सारे आंसर ठीक हैं, और उसने तो मेरे से जनरल बातें पूछी हैं, मैंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हैं, बड़े हंसी खुशी बाहर आएंगे. और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सिर्फ इस तरह का होता है, लेकिन वो इतनी सी बातों के अंदर ही बहुत कुछ अपने काम की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो टू द पॉइंट आपसे जज टू द पॉइंट फोकस रहेगा कि इसकी ये वाली एबिलिटी जो है मैंने चेक करनी है. वो आप ओवरऑल जनरली असेस नहीं कर रहा, उसके सामने आपकी असेसमेंट्स पड़ी हुई हैं. उसी उन्हीं असेसमेंट्स में से उसने कुछ पर्सनैलिटी के पार्ट्स बाहर निकाले जहाँ पे उसको कंफ्यूजन है या जहाँ पे वो डबल कंफर्म करना चाह रहा है. बस सिर्फ उस पहलू को वो देखेगा
और वो डॉजी क्वेश्चन से देखेगा, ठीक है। डॉजी से मुराद ये कि वो आपसे ऐसे सवाल करेगा जो बहुत ही जनरल होंगे, लेकिन आप उसके रिस्पॉन्सेज से आप उसको वो जवाब मिल जाएगा जो वो चाह रहा है। तो वो जो है घुमा फिरा के बात करेगा और आपसे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उगलवा के आपको थैंक यू सो मच कह के भेज देगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इंटरव्यू में इस तरह से। अगर ऐसी बात है तो फिर तो जीटीओ भी आपका छोटा सा इंटरव्यू लेता है, इनफॉर्मल सा, गपशप में आपके साथ थोड़ी देर बैठेगा। जब आप कमांड टास्क के लिए जाएंगे ना, तो आप कमांड टास्क समझाने से पहले, करने से पहले आपका इंटरव्यू होता है छोटा सा, तो वो भी पार्ट है इसका आईएसएसबी का। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट इनको भी अगर इंटरव्यू समझें तो आप फिर इनकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब देखें, हम लोग आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डिप्टी प्रेसिडेंट को, बिकॉज अगर डिप्टी प्रेसिडेंट को कवर कर लिया तो मोस्टली चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। याद है आप लोग मेरे साथ बड़े अरसे से स्टार्ट से इस सेशन जब से स्टार्ट हुआ, पहली क्लास हुई, तब से आप मेरे साथ हैं, कुछ पुराने भी हैं मेरे साथ। आपको मैंने स्टार्ट में ही एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि नो योरसेल्फ के ऊपर आपने काम करना है, आपने अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। शायद आप लोगों को याद हो, आपसे मैंने एक एक्सरसाइज भी कहा था कि आपने करनी है। याद है सबको, या फिर आपके साथ ये डिस्कशन नहीं, मेरे ख्याल में हुई आप लोगों के साथ ही, मुझे याद आ रहा है। जी आपने कहा था और मैंने तकरीबन वो काम मुकम्मल कर लिया है नो योर सेल्फ पे, और एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट वांटेड टू आस्क, कंफर्म कर रहा था मैं। ठीक है, नो योरसेल्फ पे अगर आपने काम किया हुआ है तो आपका इंटरव्यू बहुत ही हलवा बनेगा। आपका इंटरव्यू ऐसा होगा कि आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं कहीं प्रेशर में आया हूँ, आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं किसी के सामने बैठा हूँ और मेरे पसीने छूट रहे हैं। आपसे सवाल ही बहुत जनरल होंगे और उसी के दरमियान ही आपको खेलते रहेंगे, वो आपसे डिस्कशन करते रहेंगे, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें पूछते रहेंगे और आपके ये 30 मिनट बड़े ही खूबसूरत जिंदगी के लम्हात गुजर के आप वापस आएंगे, ठीक है। तो बाकी बात की बातें हैं कि उसने सिलेक्ट किया है रिजेक्ट किया है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे के आते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू टेक्निकल नहीं होगा, जिससे लोग घबराते हैं ना कि यार मेरे से तो इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, मैं कहीं फंस जाऊंगा, मेरे तो हाथ पांव कांपना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें जो हैं ये आपके इंटरव्यू में नहीं आएंगी अगर आपने नो योरसेल्फ पे काम किया हुआ, बिकॉज दे ओनली वांट टू नो अबाउट यू, ठीक है। उन्हें ये नहीं जानना कि आपको अमेरिका का सदर का नहीं पता, या उन्हें ये नहीं पता कि अफगानिस्तान में वजीर खारजा कौन है, उन्हें ये आपसे पूछने की गर्ज नहीं है, ठीक है। देखें, अगर वो पूछते हैं कि हसन निसार ज़रा बताओ कि इटली का इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, तो हसन निसार को ऑफ कोर्स नहीं आता होगा, ठीक है। रेयर केसेस है, 99% चांसेस है नहीं आता होगा, ठीक है। तो सारों को नहीं आता होगा। उससे अब ये तो नहीं कि यार इसको प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता इटली के, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, ये आईएसएसबी के काबिल नहीं है या ये फौज में जाने के काबिल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, आज अगर आपको नहीं पता ना कि इटली का प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी मैं गूगल पे सर्च करूं और मैं सारी क्लास के सामने बताऊं कि यार इटली के प्रेसिडेंट का नाम XYZ है, ठीक है, कोई भी नाम है, ठीक है, फर्जी नाम रख लेते हैं। तो मैंने बता दिया आपको XYZ है। तो अब ये जो बात है ना XYZ वाली, ये शायद आपको जिंदगी भर ना भूले, ठीक है। वो सदर चेंज हो जाएगा लेकिन ये बात आपको नहीं भूलेगी। या फिर मैं आप हसन निसार की यहाँ पे क्लास ले लूँ और हसन निसार को सुनाऊं कि तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं आता कुछ भी, तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो इतनी आसान सी बात है। और ये थोड़ा सा सुनाने के बाद मैं आपको जो है उसका, आप घर जाओ आप गूगल करो कि यार मेरी तो आज बड़ी बेइज्जती हुई है, तो मैं इसको देख ही लूँ यार ये क्या नाम है, आप देखोगे नाम आपको पता चल जाएगा, या मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये इस ग्रुप में जितने बंदे बैठे होंगे जिनके सामने हसन निसार की क्लास हुई है, उन ग्रुप को भी ये नाम कभी नहीं भूलेगा, इटली के कम से कम सदर का नाम नहीं भूलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज है ये आपके अंदर आ जाएगा। ये ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो आप बस बिल्कुल ही फारिग हो, आपको आप आगे किसी काबिल नहीं हो फौज में जाने के, आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते या नेवी एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, आपकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम है, ये बात नहीं है। कुछ चीज़ें इंसान को याद भी होती हैं लेकिन जब वो आपसे पूछी जाती हैं तब आपके जहन से उतर जाती हैं। तो नॉलेज होना जो है ये सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है आपकी लाइफ में, बाद में भी आ जाएगा, तैयारी के साथ भी आ जाएगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ है, आपकी नेचर में कोई प्रॉब्लम है,
आपके ब्रॉटअप में कोई मसला है, आपके जो है सर्कल है, सोशल सर्कल, उसमें कोई मसला है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई डीमेरिट है, आपके अंदर कोई फोबिया है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको नॉट रिकमेंड करती हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए नो योरसेल्फ इम्पोर्टेंट है। अपने आप को जानें, अपने आप के बारे में पता होना चाहिए और 100% आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि यार मैं ये हूँ। उसमें ये गड़बड़ी दो नंबरी नहीं करनी कि आपको कोई अपनी वीकनेस लग रही है, लेकिन अब ये है कि आप वो आपकी वीकनेस है कोई, क्योंकि आप अब हुज्जतें तलाश करना शुरू कर दो। आप अभी कोशिश करो कि यार उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड करो। नहीं नहीं यार, ये तो बस वैसे कभी कभी हो जाता है, मैं तो ऐसे नहीं हूँ। जो रियलिटी है ना, वो आपने बतानी है। और खुद से झूठ नहीं बोलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप से आपने सच बोलना। अपने आप से कभी भी जिंदगी में झूठ ना बोलें। ठीक है, अगर आपने अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दिया तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। खुद के साथ सच बोलें। अगर आप गलती में हैं ना, तो खुद को समझाएं कि यू आर रॉन्ग। खुद अपने साथ अगर आप सच बोलेंगे, इंसाफ करेंगे, देन ओनली यू कैन ग्रो। आप आगे तब ही बढ़ सकते हैं जब आप, तो बाकियों के साथ तो इंसान की चलती रहती है, लेकिन अपने साथ तो कम से कम यार दो नंबरी ना करे ना। ये चीज किसी को, कोई भी आपको शायद ना बताए कि आपने अपने साथ सिंसियर रहना है। आप अपने साथ सिंसियर होंगे ना, आप मिस्टेक करके आएंगे, बाद में जब बैठेंगे तो आप खुद को बताएंगे नहीं यार, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे आप गलत थे। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड नहीं करोगे। बाकी तो किसी के सामने आपकी लड़ाई हो जाए, आपकी गलती भी हो ना, तो उस टाइम आप इज्जत के लिए, थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए, यार मेरी नाक ना कट जाए, उस चक्कर में आप वहां पे गलती नहीं मानते। लेकिन अकेले में जब बैठते हो, असेसमेंट करते हो, तो वहां पे खुद को समझाओ कि यार यू आर रॉन्ग हियर। ठीक है, तो वहां तब इम्प्रूवमेंट आपकी होगी। तो ये काम आपने करना है कि आपकी अगर कोई डीमेरिट है तो उसको डीमेरिट कंसिडर करो, उसको खुद को समझाओ कि यू आर रॉन्ग इन इट। ठीक है, आपकी यहाँ पे मसला है, आप यहाँ पे वीक हो। जब आप यहाँ पे एक दूसरे को, जब खुद को समझाओगे कि यहाँ पे वीक हो, ओनली देन यू कैन ग्रो। ठीक है, तब ही आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट नो योरसेल्फ। आप इसकी प्रिपरेशन करें, इस पे टाइम दें, इसको जो है इसका वर्कआउट करें, इस पे आप रफ वर्क करें, इस पे आप इसको लिख के सामने लगा लें कि आप क्या हैं। नो योरसेल्फ में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो, नाम क्या है, किसने रखा, क्यों रखा, इस नाम के पीछे हिस्ट्री क्या है, इसकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, आपके फादर कौन है, क्या करते हैं, कब पैदा हुए, इसी तरह मदर कौन है, क्या है, कब पैदा हुए, क्या नाम है, किसने रखा, क्यों रखा, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, उस काम की निटी ग्रिटी क्या है। फॉर एग्जांपल वो सेल्समैन है तो किस चीज़ सेल्स करते हैं, उन सेल की खास बात क्या है, उसका सीजन क्या है, उसमें मोटी मोटी चीज़ें अगर आपके बारे आपसे पूछी जाए। फॉर एग्जांपल एक बच्चा था, उसके अबू फार्मास्यूटिकल में काम करते थे, तो उससे पूछा आजकल क्या कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं, तो यू शुड नो दैट क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की बीमारियां आ रही हैं, क्या वायरसेस हैं, किस तरह की मेडिसिन हैं, कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, कौन से नए जो है रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत डीप, लेकिन एक डिस्कशन के लिए चीजें तो होनी चाहिए ना। आपसे वो पूछे यार आपके अब्बू क्या काम करते हैं, जी फार्मास्यूटिकल कंपनी में होते हैं। अच्छा अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में आजकल क्या चल रहा है, तो आप कुछ बताएं यार कि क्या चल रहा है। सर आजकल जो है अभी रिसेंटली कोविड खत्म हुआ है, तो जो है कोविड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन वगैरह की तरफ ध्यान था लोगों का, डिस्प्रिन या पैरासीटामोल की तरफ ध्यान था, तो उनकी सेल्स थोड़ी थोड़ी ज़्यादा थी। लेटर ऑन अब जो है कि हमारा सैलाब की वजह से लोग काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल किसी के पास नहीं है, फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट नहीं है किसी के पास। तो आजकल जो हमारा सामान है वो ज़्यादातर जो है कोशिश यही होती है लोगों की कि वो यहाँ से परचेज करके डोनेट करें, और उसमें मेनली जो है जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक मेडिसिन हैं, जो फर्स्ट एड में ज़रूरत होती है, बस वो जो है ज़्यादा बिक रही है। इस तरह के आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अब्बू वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी भी जॉब के अंदर हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप पे हैं, चाहे वो कहीं सेल्समैन हैं, कहीं मैनेजर हैं, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं पता होनी चाहिए कि डिस्कशन का पार्ट है, इट शोज़ कि आप अपनी फैमिली में इंटरेस्ट करते हैं, इट शोज़ कि आपके अब्बू के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। देखें, अगर आपने अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे शो ना किए ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड, बिकॉज दे आर ओनली वॉचिंग, और वो ट्रैक कर रहे हैं कि आपका अपनी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है। कल को आपकी फैमिली चेंज होने वाली है, आप यहाँ से उठ के 3-4 महीने के लिए बगैर छुट्टी के किसी और जगह पे शिफ्ट होने जाओगे। ठीक है, आर्मी में फोर्सेज में यही होता है, आपको आपकी पोस्टिंग आ जाती है, घर से दूर चले जाते हो।
और फिर जब घर से दूर जाते हो दैट मीन्स कि आपकी अब फैमिली न्यू आ गई है ना, आप जहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऑफ कोर्स वो आपकी फैमिली है। आप वहाँ पे 3 महीने दे रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपकी नई फैमिली चेंज होगी है। अब नई फैमिली में कुछ आपके बहन भाई हैं, यानी जो आपके कुलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, आप उनको कोई भी नाम दे, छोटे बहन भाई का नाम दे सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। फिर कुछ आपके सीनियर्स हैं, आपके फादर की एज के हो सकते हैं, तो दे आर गोइंग टू चेक के फ्यूचर में ये बंदा इनके साथ कैसा बर्ताव करेगा, इनके साथ कैसे रहेगा। सो इफ यू आर नॉट गुड विद योर फादर और आप उनके साथ चीजें शेयर नहीं करते, या फिर आप उनको डॉज करते हो, या फिर आप कुछ के फादर अभी देखें, कुछ लोगों के फादर जो है वो सीरियस एटीट्यूड के होते हैं, सख्त होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके सख्त हैं वो भी कोशिश करें कि वो उनके साथ बैठें, गप लगाएं, बट एटलीस्ट जनरल डिस्कशन तो आपके फादर्स के साथ होती है ना, आप उनसे इंफॉर्मेशन तो लेते ही होंगे, अब वो क्या काम करते हैं भाई, किधर होते हैं सारा दिन, शाम को आते होंगे, डिस्कशन होती होगी आज अब क्या एक्टिविटी हुई, तो ये मोटी मोटी चीजें तो होती हैं। अब इसमें हर किसी तो नहीं कि आप एक बस सोशल डिस्टेंस है उनके उनके साथ, और बस वो घर आते हैं, आप अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, तो उनसे आप सलाम भी मिलाने गवारा नहीं करते। आप एक घर में रह रहे हो, आप उन्होंने आपको पाला है, और वो अगर आप पे सख्ती करते हैं तो ऑफ कोर्स दे हैव द राइट। कल को जॉब में जाओगे, आपका बॉस आप पे सख्ती करेगा तो क्या कहोगे बॉस को कि आप बॉस तू उसी जगह पे रह, मैं इस जगह पे रहता हूँ, आज के बाद हम मुलाकात नहीं करेंगे। या जब बॉस आए तो आप तो कमरे से निकले ही ना, जब बॉस सामने आए तो आप वो रास्ता फेर लेते, ऐसा तो नहीं है, आपने तो मिलना है ना उससे। सेम सिचुएशन आपके घर से वो चेक करते हैं कि घर में ये कैसा है, टीचर्स के साथ ये कैसा है, दोस्तों के साथ ये कैसा है, जहाँ पे आप उठते बैठते हैं, जिस सर्कल में हैं, मोहल्ले वालों के साथ ये कैसा है। तो ये चीजें जो है वो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, आपसे डिस्कस करेगा। देन जो नॉलेज से रिलेटेड मैंने पहले बात की कि नॉलेज सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी से हर किसी मुराद नहीं है कि आपने नॉलेज को इग्नोर करना है। ऑफ कोर्स दे नो कि एक बंदा है वो उसने एफएससी पास की है, मैट्रिक पास किया है, उसने 2 साल लगाए हैं एफएससी पास करते हुए। 2 साल के बाद वो जब आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपको ना आता हो वो, दैट ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट लाइक इट विल बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर यू कि वो कहेगा यार इसने 2 साल लगाए हैं एक चीज में, इसको उसके कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता, इसको बेसिक्स का नहीं पता, या फिर इसका रिटेंशन लेवल ही इतना लो है कि ये चीजों को रिटेन नहीं कर पाता, इसकी मेमोरी बहुत वीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी जनरेट होते हैं। एटलीस्ट आपको अपनी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। कुछ लॉज हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, उनकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि यार बेसिक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स तो फिर ये है कि चीजें ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं, भूल जाती हैं, बट एटलीस्ट डेफिनेशन की हद तक तो चीजों का आपको पता होना चाहिए ना, इतना इंटरेस्ट तो आपको होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपने 2 साल लगाए हैं या 1 साल लगाया है किसी एक कोर्स के ऊपर, तो 1 साल में इतना भी आप इस काबिल भी नहीं रहे कि यार आप से कोई नॉलेज रिलेटेड सवाल किया और उसका फिर आपको जवाब ना आया। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं शायद फर्स्ट टाइम में आप नहीं रिस्पॉन्स कर पाते, बट एटलीस्ट ऑन एवरेज जो है एवरेज से ऊपर आपके रिस्पॉन्स, यानी 10 पूछे तो 7-8 तो आपके आने चाहिए ना, 1-2 की तो खैर है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कह रहा हूँ जो कि बेसिक्स हैं, मैं डीप नॉलेज में या बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा। जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह व्हाट इज फलाना लॉ हो गया, ठीक है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या है, इस तरह के जो सवाल हैं, जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फिंगर टिप्स पे आपके होनी भी चाहिए, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो we were discussing about know yourself, then we also discussed a little bit about knowledge about preparation। I think so मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ quite well कि ये 30 मिनट हैं, आपने अगर विन करना है इस वोट को तो इस 30 मिनट को आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। इंटरव्यू जो है ना, ये आप प्रिपरेशन के बगैर कभी भी नहीं दे सकते। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, यानी कि आपने सारी जिंदगी इसके साथ लगे रहना। इंटरव्यू अब हम भी देने जाते हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से इंटरव्यू ले तो मैं बड़ा अच्छा इंटरव्यू दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से कोई ऊपर लेवल का बंदा आके मेरे से इंटरव्यू ले, मैं किसी नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे भी एक दफा थोड़ा सा जो है टफ टाइम मिलेगा, ठीक है। प्रिपरेशन में भी मिलेगा, प्रेजेंटेशन में भी मिलेगा, सामने बैठ के भी मुझे थोड़ा सा एक दफा जो है पसीना छूटेगा, या फिर मेरी जो जबान है या मेरा जिस्म है वो शटर करेगा एक दफा, ठीक है, या मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा। तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि मैंने आज प्रिपरेशन कर ली तो दैट इज एनफ, इट इज नॉट एनफ एक्चुअली। आपको हर स्टेज पे, जब भी आप किसी बड़ी स्टेज के लिए अप्लाई करोगे, नॉर्मल जिस पे अभी काम कर रहे हो उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए, आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएसएसबी, तो आईएसएसबी के अंदर
आप अगर बुक से पढ़ के चले गए ना कि मैं इंटरव्यू की तैयारी बुक से करूंगा या मेरे लेक्चर सुन के मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, बिलीव मी आप इंटरव्यू में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आपके मुंह से अल्फाज निकले होने चाहिए, अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल सकते। जो आपने रट्टा मारा हुआ है ना, आपने इंट्रोडक्शन का रट्टा मारा होता है, ये रट्टा भी आप वहां पे नहीं बोल सकते, बिकॉज जब तक आपकी जबान से अल्फाज ऊंची आवाज में नहीं निकलेंगे उसका फ्लो नहीं बनेगा। आपकी जबान जो है खुश्क हो जाएगी, उसके सामने बैठ के आप 3-4 लफ्ज बोलेंगे, कुछ बीच में लफ्ज आपके स्लिप होना शुरू कर देंगे, कुछ पूरे अनाउंस होंगे, कुछ नहीं होंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने इसको ऊंचा नहीं बोला, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, या तो आप मिरर के सामने भी कर सकते हैं, अकेले हैं तो मिरर के सामने करें, अदरवाइज आपकी जो ऑलरेडी रात का 9 बजे का ग्रुप क्रिएट हुआ है वहां पे आप सिंपल एक दूसरे से इंटरव्यू कर सकते हैं। आप पहले अपना टॉपिक प्रिपेयर करें, उस टॉपिक को प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन के बाद आप सबको कह सकते हैं कि यार हर टॉपिक के जो बाद डिस्कशन के बाद हम सिर्फ 10 मिनट जो हैं वो इंटरव्यू के देंगे, और हम उसमें डेली जो है एक बंदे का इंटरव्यू किया करेंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं कि सबका आप बेशक एक दिन में करें, वो आपके लिए मुश्किल होगा। आप ना बस एक दूसरे को बता दें कि यार फलाना इस दिन देगा, फलाना इस दिन देगा, तो फिर यह है कि बाकी जो हैं वो जिसका इंटरव्यू हो जाता है वो फिर कोशिश करे कि बाकी इंटरव्यूज में वो प्रेजेंट रहे, ताकि वो कुछ उनको भी सपोर्ट कर सके। ये ना हो कि अपनी बारी लेके बाकी सब एक क्लास में 2 बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आप एक दूसरे का इंटरव्यू लें, हर बंदा डिफरेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए, और फिर जो है इजी क्वेश्चन हो, टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, बट इस सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करें या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, जस्ट फॉर प्रिपरेशन के जब टफ क्वेश्चन आते हैं हाउ टू हैंडल इट आपको पता होना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना है। मैंने अगर सॉरी करना है तो सॉरी कैसे करना है, ठीक है। मैंने अगर अपोलोजाइज करना है या मुझे नहीं आता तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरी आपको बस छोटी सी एक टिप थी। सो प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू, और ये प्रिपरेशन सिर्फ बुक प्रिपरेशन नहीं है, इट इज अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस इट लाउड, इंटरव्यू लाउड प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंटरव्यू लाउड प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर सकते। आप वहां पे बहुत बुरा फंसेंगे, आपकी जबान आपका साथ नहीं देगी, और एक दफा जबान स्लिप हुई आपका पूरे का पूरा इंटरव्यू गया आगे, क्योंकि आपसे कोई गलत सवाल का रिस्पांस आ गया, कोई गलत आपने बिहेव कर दिया, कोई एक्स्ट्रा आपने जो है रिस्पांस दे दिया, कुछ डिफरेंट किस्म का आपसे बोला नहीं पा रहा, ठीक है। आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है लेकिन आप उस पर रिस्पांस ही नहीं दे पा रहे, नॉलेज नहीं उसके ऊपर बिल्ड कर पा रहे, तो पूरे आगे सारे का सारा जो इंटरव्यू है उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन करें। देन ड्रेस अप, ड्रेसिंग अप से क्या मुराद है? ड्रेसिंग अप से मुराद है कि आप लड़के जो हैं वो सूटेड बूटेड होके जाएं, अच्छा सूट पहन के जाएं, 2 पीस 3 पीस विद टाई, टाई इज मस्ट, ठीक है। और जो लड़कियां हैं वो जो नॉर्मल ड्रेस पहनती हैं, वो नॉर्मल ड्रेस से मुराद ये है कि जो अच्छा ड्रेस होता है दुपट्टे के साथ या फिर स्कार्फ के साथ, ठीक है, जो भी आप करती हैं आप उसके साथ जाएं। और उसमें आपने बहुत ही फैंसी किस्म के ड्रेस नहीं पहनने, जो शाइनी शाइनी किस्म के हों, जो शादियों पे या फिर इवेंट्स पे पहनाए जाते हैं। जो नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं जो आप ऑफिशियली पहन सकती हैं आप वो पहन के जाएं, ठीक है। और जो पाकिस्तान का कल्चर है शर्ट और शलवार के साथ, ठीक है, और दुपट्टे के साथ, बस वो आप वो पहन के जाएं। जूते कोशिश करें बंद पहन के जाएं, लड़के भी कोशिश करें जो जूता हो वो बंद हो, ठीक है। और ये ड्रेसिंग से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जो लड़के हैं उनके लिए, कि आपने 2 पीस मिनिमम या 3 पीस आपने पहनना है। गर्मियों पे डिपेंड करता है आपकी गर्मी कितनी ज़्यादा है वहाँ पे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप सिर्फ 2 पीस पहन सकते हैं, और वो भी आप लास्ट मोमेंट पे अपना कोट पहने बेशक, वहाँ पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोई मसला नहीं है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। आपको प्रेस करने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, और आपको धोने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, लॉन्ड्री में मिलेगी, सब सर्विसेज मिलेगी। देन है जी बिग पिच, अपनी आवाज जो है ना, आवाज आपने कंप्लीट करनी है, ऊंची आवाज में बात करनी है। ऊंची से मुराद जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ आप तक आवाज पूरी खुल के सामने आए, ये मस्त है,
धीमी आवाज में या बहुत ही लाउड यस सर इस तरह करके रिस्पॉन्सेज नहीं देने, फौजी बनने की कोशिश नहीं करनी, यू आर नॉट अ फौजी। और इस तरह का रिस्पॉन्स दे के यस सर करके कि मैं मुझे फौज में पहले से चीज़ों का पता है, फौज की आपको अलिफ बे भी नहीं पता, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होता कि यस सर इज समथिंग। ये बहुत सारे लोग हैं इस तरह रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से ड्रामास देखे होते हैं उन्होंने और उन ड्रामास को कॉपी करके बस रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। यू आर राइट नाउ सिविलियन, ठीक है, और आपको भी फौज से के अलिफ बे का भी नहीं पता, इसलिए आप सिंपल अपना जो एटीट्यूड नॉर्मल एटीट्यूड है वो शो करें, बनने की कोशिश ना करें, जो आप हैं बस वो हैं। बाकी उन्होंने आपको ट्रेन कर लेना है जैसे वो चाहते हैं, इसलिए आपने अभी से बनना जो है अपनी पर्सनैलिटी खराब नहीं करनी। जो आप नॉर्मल हैं आप नॉर्मल रिस्पॉन्स करें और वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आर्टिफिशियल बनेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को मोल्ड करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, बनने संवरने की कोशिश करेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर फंसेंगे। फिर क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है। जब पर्सनैलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपके रिस्पॉन्सेज भी 100% ठीक नहीं होंगे, वो उसमें कोई ना कोई फ्लॉ होगा, कोई ना कोई जो है एक अक्स नजर आ रहा होगा कि ही इज मेकिंग समथिंग, ठीक है, वो जो है दिस इज नॉट दैट पर्सन, ये वो बंदा नहीं है, ये कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। सो इसलिए कोशिश करें, मेहरबानी करें कि आपने सिंपल रहना है, सादा बिल्कुल जैसे आप हैं, ठीक है। समझे कि आप एक नॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसी तरह उसको कहना ना पड़े कि आप रिपीट करें, इतना आप लाउड आवाज में बोलना है एटलीस्ट कि उसको समझ आए। इवन अगर आपको आंसर नहीं आता ना तो भी आपने कोशिश करनी है कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रख के आपने एक नॉर्मल वॉइस में आवाज देनी है, आवाज लगानी है, ठीक है जी। समन क्या करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरा कायनात का जो है ना वो ग्रेजुएशन के बाद है, एलसीसी का। तो हमारे इंटरव्यू में हमारे कोर्स भी ज्यादा है क्योंकि हमने मास्टर्स तक किया है ना। तो इसके क्वेश्चन होंगे कि नहीं, बेसिक्स होंगे फिर हमारे कंप्यूटर साइंस के हवाले से। देखें आप फील्ड किस फील्ड में जा किस फील्ड में लेंगे? सर कंप्यूटर साइंस है, आईसीटीओ। कंप्यूटर साइंस में ना तो बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जी सर। ठीक है, क्योंकि आपकी वो क्योंकि फील्ड स्पेसिफिक है ना, तो आपसे तो वो प्रोफेशनल क्वेश्चंस करेंगे, आपसे वो थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश वो करेंगे, ठीक है। तो एक बुक ले लें आईटी की, अच्छी बुक लीजिएगा, आजकल बुक्स आ रही हैं जो ऑनलाइन पढ़ी होती हैं और स्टॉल्स पे भी पढ़ी होती हैं, डोगर शोगर की, ये थोड़ी सी जो है टफ किस्म की बुक्स हैं। आप कोशिश करें कि बुक्स भी पढ़ें और कुछ वेबसाइट भी अवेलेबल हैं जिस तरह गो टेस्ट वगैरह, उनके टेस्ट भी आप फॉलो करें, तो आपको आसान वाले भी आ जाएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ टफ भी आ जाएंगे। इनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप इस फील्ड में स्पेसिफिक फील्ड के लिए जा रही हैं, तो आप उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। आपको अगर सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछा जाता है तो एटलीस्ट 100% रिस्पॉन्सेज तो आपके ठीक हों, एटलीस्ट एक साइड तो आपकी कवर होना, और इतना मुश्किल नहीं है। आप एमसीक्यूज वगैरह आप पढ़ें, थोड़ा बहुत स्टडी करें तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ें तो गुजरी हुई है ना, इस पूरे पढ़ की गई है ना, आपने एग्जाम्स वगैरह भी दिए, तो आपके लिए चीज़ें जो है रिकवर करना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह को मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह मेरे ख्याल में जो कायनात हैं वो भी शायद ग्रेजुएट ही की हैं, तो वो जी सर वो भी आईसीटीओ की है, मेरे साथ ही है। बस हम यही है कि कोशिश करें कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दें अब एक्स्ट्रा ना, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट और ये चीज़ें तो साथ साथ कवर होती रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट फील्ड के अंदर ना आपको कि बीट ना कर पाए नॉलेज के अंदर, इसलिए इसकी आप प्रिपरेशन करें। इतना कोई मुश्किल नहीं, आपसे कोई हाई फाई किस्म के सवाल पूछेगा जिसमें आप फंस जाएंगी, ऐसा कोई नहीं है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो बेसिक्स ही होंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट एक साइड आपको हो के यार मेरी ये साइड कवर है, तो अगर मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड भी नॉलेज के अंदर आता है तो मैं आई एम ओके फॉर दैट। एटलीस्ट आईटी का जितना नॉलेज है ना वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलें, मैं टाइम इज गोइंग टू एंड, मैं इस नेक्स्ट टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा, हमारी आधे में बात रह जाएगी। सो नेक्स्ट जो यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट 2 में, होपफुली कि आपने ये जो 4-5 बातें मैंने चीज़ें शेयर की हैं
आपने जो है इसको सुना होगा और कोशिश करेंगे इसको अप्लाई करने की। आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने इंटरव्यू को ऐड करना शुरू करें। और इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन से बेशक स्टार्ट ले लें, हर बंदा अपना इंट्रोडक्शन करवा दे, एक एक क्लास में एक एक दफ़ा या दो दो बंदे करवा दें, जल्दी हो जाएगा। और उसमें फिर कोशिश करें, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं फोर्स भी नहीं करता, लेकिन बॉयज़ जो है ना, एटलीस्ट लड़के वीडियो पे आके अपना इंट्रोडक्शन दें या फिर इंटरव्यू दें। उससे ये होगा कि जो सामने बैठे होंगे ना, वो बताएंगे यार इसका आई कांटेक्ट कैसा है, इसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, ये बोल कैसे रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी अगर कोई नहीं आना चाह रहा, दैट इज़ ओके। मेरा प्लान है कि मैं खुद भी एक वीडियो सेशन करूँगा इंशाल्लाह जल्द, तो उसमें भी मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी कायनात, क्या कहना चाह रही हैं? सर आपने जैसे बताया कि हमारे जो हैं 3 है ना वोट्स हमारे, तो मैंने किधर से पढ़ा था कि उस उनमें ये था कि अगर आपका साइकोलॉजिस्ट जो है ना उसका वोट आपको जरूरी चाहिए, फिर उनमें से जीटीओ या डिप्टी से एक वोट आप ले लें। अगर 2 वोट्स आप ले सकते हैं ना, तो पहले तो साइकोलॉजी का लें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है ना उसका वोट जरूरी है। अगर उसने जो है नॉट रिकमेंड कर दिया, तो जो 2 वोट्स हैं जीटी और डिप्टी के, अगर आप वो लेते हैं तो फिर भी आप रिकमेंड नहीं होते फर्दर कोर्सेज नहीं, के ऐसी लिए। बात नहीं है, नहीं ये तो गलत बता रहा है आपको, किसी ने गलत बताया। आपने 2 वोट लेने हैं बस, सर आपने सिर्फ इस पे ध्यान। लेकिन हमारा प्लान ये है, हम जिस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरह आप भी कर रही है प्रिपरेशन, माइंड आपका ये होना चाहिए कि मैं तीनों की प्रिपरेशन करूंगी और तीनों को 100% टाइम दूंगी। किसी को मैंने सेपरेट नहीं कहना कि यार इसकी तो खैर है, बाकी 2 पे मैं जोर लगाता हूँ, ये नहीं। हम तीनों को प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। और उसमें फिर जो है कोशिश करेंगे तीनों वोट लेने की। उसमें अगर कोई एक आधा मिस हो जाता है किसी वजह से, दैट इज ओके। अच्छा, होता ये है कि ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट का वोट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कोई वोट भी हो सकता है, आपको शायद एक वोट मिले और वो इतना स्ट्रांग हो, यानी कि वो बंदा इतना कन्विंस्ड हो आपकी परफॉर्मेंस से कि वो बाकी 2 को भी मना ले, क्योंकि एंड पे ये तीनों इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कशन होती है। और फिर उस डिस्कशन के अंदर कोई ऐसा बंदा, एक आधा वोट ही किसी के पास है, तो वो खींच सकता है बाकी 2 वोट्स भी, यानी कि वो बता के यार इस बंदे के अंदर जो है मैंने ये चीज देखी है, तो मुझे लग रहा है कि ये आगे जाएगा। तो फिर बाकी अगर जो है वो 19-20 हो, 18-20 हो, तो वो कहते हैं कि यार हमने भी कुछ चीजें फील की हैं, लेकिन ये माइनर है, तो क्या पता ये इम्प्रूव कर दे, तो वो बाकी वोट्स को भी खींच सकता है। एक वोट भी अगर स्ट्रांग हो ना और वो बाकियों को कन्विंस कर ले, तो वो कन्विंस कर सकता है। इसी तरह आपने ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट का वोट भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट का नहीं मिलेगा तो बस आप फारिग हैं। बाकी जो 2 वोट्स अगर आपको मिल गए हैं, साइकोलॉजिस्ट का नहीं मिला, तो फिर वो बैठते हैं आपस में, फिर डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिस्ट को बताता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर वो देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्या पता फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकता हो। फिर वो बैठते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि इसका जो बीच का कोई हल निकाला जाए। तो ये नहीं है आप इसको बात को छोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, आपने तीनों के लिए प्रैक्टिस करनी है। और आपको पता भी नहीं है, आपको रिजल्ट का भी नहीं पता चलेगा कि किसने आपको दिया है किसने नहीं दिया। इसलिए तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि मुझे साइकोलॉजिस्ट का लाजमी चाहिए, फलाना चाहिए। आपको पता ही नहीं है आपको क्या मिलेगा। इवन आप रिकमेंड भी होके आ जाएं, नॉट रिकमेंड भी होके आ जाएं, दोनों केसेस में आपको नहीं पता चलना कि किसने वोट दिया था किसने नहीं दिया। फिर आपको कंसर्न नहीं है, आप अपना बस तैयारी करें और बाकी एफर्ट्स पुट करें और अल्लाह पे छोड़ दें, दैट्स इट। ये तो बाकी सिर्फ ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं। ओके सर। आप सर कंफ्यूज ये वेबसाइट्स वगैरह पे लिखी होती है ना, तो कभी कभार पढ़ लेते हैं। जिस तरह इमरान को ना उसके कजन ने किसी चीज के पीछे लगा दिया ना, ट्रक की बत्ती के पीछे, इसी तरह बस जो यूट्यूब पे बैठे होते हैं ना, ये इंसान ये सब को ना एक दूसरे चीजों के पीछे लगा देते हैं। बस फिर आप जो आपके काम की बात ही नहीं है, बस आपको बता दिया, अब आपका दिवस ही पे सोचते रहेंगे यार अब मैं तो थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट को टाइम दूं, ये ना कि साइकोलॉजिस्ट में उड़ गया तो सारा में उड़ जाऊंगा, तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आप बस सारा दिन इसी को सोचते रहेंगे, इसी पे काम करते रहेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारे साथ होने क्या जा रहा है आगे। तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस पे दिमाग लड़ाने की भी जरूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस करें, तीनों को टाइम दें, एंड देन रेस्ट इट ऑन अल्लाह, अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। चलें, होपफुली के आप चीज़ें लर्न कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और फिर मज़ीद चीज़ों को इसी में इंटरव्यू के पार्ट में डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम।